हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट होती क्या है और इसमें कौन सी डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, क्या क्या है, यही पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारा। क्या सीपीयू का रजिस्टर जो है वो भी मेमोरी यूनिट का पार्ट है? कैश मेमोरी क्या होती है, क्या ये मेन मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? क्लाउड स्टोरेज क्या है? इसमें नया कॉन्सेप्ट जो आ गया, क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो जो मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट है क्या, इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और कैसे कैसे इसे क्लासिफाई किया गया है, क्या बेसिक है इसका कंप्लीट, कि क्यों सब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इतने लेवल्स मेमोरीज के हैं और इतने तरह की मेमोरीज क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, एक ही मेमोरी हो सकती थी, क्यों इतनी तरह की मेमोरीज हैं। तो आज का मेरा कंप्लीट डिस्कशन इसी मेमोरी यूनिट पे ही होगा और क्या क्या रोल्स हैं सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज की, क्या हिरार्की इनकी बनती है, लेवल, पूरा कंप्लीट डिस्कशन हमारा इसी मेमोरी हिरार्की पे या मेमोरी सिस्टम पे होगा, उसके बेसिक्स पे होगा। इसकी डिटेलिंग फिर हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी हम पूरे कंप्लीट बेसिक्स पे जाएंगे। तो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा दैट कैन बी रिट्रीव्ड लेटर ऑन, दैट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा डेटा जो स्टोर होकर रहता है जिसकी ज़रूरत पड़े रिकॉल करें, व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन रिकॉल्ड तब हो सके। जैसे अभी आप मेमोराइज करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में रिकॉल करते हैं तो फिर लिखाते हैं कंप्लीट, उसी तरह से यहाँ पे स्टोर करके रखता है। कुछ टेम्परेरी होता है और कुछ परमानेंट होता है, परमानेंटली स्टोर्ड होता है कंप्लीट। तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन में जिस तरह से स्टोरेज कैपेसिटी है, मेमोरी है, मेमोराइज हम करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी पूरा सेटअप है। तो जो हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसिंग है वो स्टोर्ड प्रोग्राम बेस्ड होता है, जिस प्रोग्राम पहले से स्टोर्ड भी होता है वो सब तो होता है ये सेटअप। और प्रोग्राम को रन होने के लिए एक मेन मेमोरी होती है, उसमें डेटा आता है तभी वो रन होता है। क्या क्या है मेन मेमोरी में, कौन सा होता है, क्या कैटेगराइजेशन होता है, यही पोर्शन हमारे डिस्कशन का है कम्प्लीटली। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। इसमें सब डिजिटल में ही कम्प्लीटली मेमोरी में स्टोरिंग होती है 0-1 के पैटर्न में, और जो कि स्टोर करता है डेटा, स्टोरेज यूनिट इसीलिए इसको बोलते हैं। स्टोर का मतलब ये नहीं है कि फिर उसे हम रिट्रीव न कर सकें, जब इसे हम रिट्रीवल कर सकें, फिर से प्राप्त कर सकें उसे, जब रिक्वायर्ड हो, जब रिकॉल किया जाए, तब ये कंप्यूटर मेमोरी है। यही पूरी डिफिनीशन इसकी होती है। अब इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसमें मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, जिसका सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, वो प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बैकअप मेमोरी, 3 नाम है उसके, सेकेंडरी मेमोरी, बैकअप मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, वो होती है जो इनडायरेक्टली होती है। वो बैकअप के लिए है ही, नाम से पता चल रहा है, बैकअप स्टोरेज के लिए होता है। वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं करती है, विशेष परिस्थितियों में करती है डीएमए के थ्रू। कभी कभी डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जब सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्ट एक्सेसिंग होती है, लेकिन बहुत कम परिस्थितियों में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिंग उसका सीपीयू के थ्रू नहीं होता है। डीएमए कंट्रोलर लगा होगा तो उसके थ्रू होगा। वैसे सामान्य रूप से सेकेंडरी मेमोरी का सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू है। ठीक है। तब अगर हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में आएंगे तो बेसिकली रैम और रोम की ही बात होती है प्राइमरी में, लेकिन इसके अलावा कैश मेमोरी भी इंट्रोड्यूस हुई, उसका भी अपना रोल है। और सीपीयू का पार्ट जो रजिस्टर्स हैं, जो वर्किंग मेमोरी ऑफ द सीपीयू है, दैट इज सीपीयू रजिस्टर्स, जो बहुत कम स्पेस का होता है, स्टोरेज बहुत कम होता है, बट बहुत हायर स्पीड का होता है, पार्ट ऑफ सीपीयू ओनली होता है, वो भी मेमोरी है, स्टोरेज है ही उसमें, इसलिए उसको मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी यूनिट का पोर्शन नहीं है, वो सीपीयू का पोर्शन है, बट है मेमोरी ही वो, तो उसको भी मेमोरी में रखते हैं। वो मेन मेमोरी की तरह ही काम करता है उसके, क्योंकि जब रैम से वैल्यूज वहाँ रीड होंगी तो वहीं पे जाएंगी, सीपीयू रजिस्टर्स में ही जाएंगे। अब जब हम सिर्फ मेमोरी की कभी बात करेंगे तो मेमोरी का सीधा सीधा मतलब है रैम की हम बात कर रहे हैं। ओनली मेन मेमोरी में कोई मेमोरी है तो रैम है, क्योंकि और सबका रोल ऐसे ही होता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन मेन मेमोरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में, जो कंप्यूटर की डिफिनीशन में, कंप्यूटर की वर्किंग में, मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी और मेन मेमोरी का मतलब रैम। कॉन्सेप्ट इसलिए ऐसा है कि जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं, जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो रैम में होते हैं। रैम के ही रेफरेंसेज सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है, उसी के एड्रेस से जनरेट करता है, फिर वो वैल्यूज रीड होके आती हैं, फिर प्रोग्राम आपका रन होता है कंप्लीट। रैम में ही जो प्रोग्राम रन होना होता है या डेटा जो होता है कंप्लीट रैम में ही स्टोर्ड होता है। भले ही इनपुट डिवाइसेस से भी आए तो वो रैम में आएगा स्टोर होकर। ठीक है। या फिर आउटपुट में जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा जाता है आउटपुट में डिस्प्ले होने के लिए, वो भी रैम में स्टोर होता है।
रैम का मतलब आपका टेम्परेरी ऐसा स्टोरेज जो कि वोलेटाइल ही होता है, ऐसा स्टोरेज जिसकी हेल्प से वर्किंग बेंच है ये कंप्लीट, इसी में सब वैल्यू जो होती हैं डेटा इंस्ट्रक्शन उसी से सीपीयू इंटरेक्ट करता है और पूरा प्रोसेसिंग होती है। किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को रन होने के लिए उसका रैम होना ज़रूरी है, क्योंकि सीपीयू का वर्किंग बेंच क्या है, आपका रैम ही है। रैम से ही वो इंटरेक्ट करेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको रीड राइट मेमोरी बोलते हैं। यही मेन मेमोरी है जब ओनली हम मेमोरी की बात करें, या ओनली मेमोरी टर्म बोल रहे हैं, इट मीन्स रैम की बात हो रही है। मेन मेमोरी की सिर्फ बात कर रहे हैं तो रैम की बात हो रही है। जब तक अलग से स्पेसिफाई न किया जाए, रोम, कैश मेमोरी सब है मेन मेमोरी की कैटेगरी में, प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका रैम है, क्योंकि रोम का रोल शुरू में ही होता है। रोम स्टोर करता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक सेटिंग स्टोर किए रहता है। एकदम कंप्यूटर शुरू करने, स्टार्ट होने के लिए स्टोर होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद रोम का रोल खत्म हो जाता है। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बायोस, इसमें रोम में वो रैम में लोड हो जाते हैं। फिर रैम ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को लोड करता है, इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है, जो प्रोग्राम रन होने होते हैं, डेटा वगैरह सब लोडिंग होती है रैम में ही, तभी प्रोग्राम रन होता है। रोम में भी जो होता है तब रनने के लिए नहीं, रोम से जब रैम में आएगा तब एक्टिव हो जाएगा प्रोग्राम, तब वो प्रोसेस हो जाएगा, अंडर एग्जीक्यूशन आ जाएगा। तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस, रोम स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस और बेसिक कमांड्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए। इसीलिए रोम को फर्मवेयर बोला जाता है, एकदम शुरुआत करना, एकदम स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम बेसिक वाले होते हैं जिससे कंप्यूटर चालू हो जाए। बायोस उसमें स्टोर होता है, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम में। उसके बाद उसका रोल खत्म हो जाता है, फिर रैम का ही काम है। अब रैम में प्रोग्राम रन होगा, रैम में जो वैल्यूज होगी वो सीपीयू इससे लेता रहेगा रैम से कंप्लीट, और उसी से वैल्यू रीड राइट होती रहेंगी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस, ये काम चलता है। लेकिन अब इसमें जो सीपीयू रजिस्टर्स हैं, जो वैल्यूज रीड होके जाते हैं सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मेमोरी से रीड होके जाता है आईआर, एक रजिस्टर है सीपीयू का, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर वो डिकोड करने के लिए यूज होता है। या फिर सीपीयू का रजिस्टर आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर यूज होता है, जिसमें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, जो हमें अगला इंस्ट्रक्शन लाना है उसका पता रखा रहता है उसमें पीसी में प्रोग्राम काउंटर। ये तो वर्किंग मेमोरी जो सीपीयू का है वो तो काम करेगा करेगा, फिर रैम से डायरेक्टली इंटरेक्शन होता रहता है। बीच में एक और मेमोरी आपकी कैश मेमोरी होती है, ये इंट्रोड्यूस हो गई। इसका इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, कई लेवल की जो मेमोरीज हो रही हैं इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि रैम बहुत कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। द मोस्ट टाइम टेकिंग ऑपरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेशन में सबसे अधिक प्रोसेस जो होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो होता है मेमोरी ऑपरेशन, दैट इज रैम को एक्सेस करना। प्रोसेसर की स्पीड बहुत फास्ट होती चली जा रही है, नए प्रोसेसर और भी फास्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रोसेसर, स्टोरेज की स्पीड स्लो है। तो रैम को एक्सेस करना, मेमोरी को एक्सेस करना, क्योंकि एक्सटर्नल है, मेमोरी सिस्टम बस के थ्रू इंटरेक्ट होगा कंप्लीट, वो सिस्टम बस में एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस होगा, उसके थ्रू मेमोरी एक्सेस होगी रैम, तो स्पीड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कैश मेमोरी को रैम और सीपीयू के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन सीपीयू, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर, एंड रैम टू स्पीड अप द मेमोरी ऑपरेशन प्रोसेस, इस मेमोरी ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए। एक तरह से ये बफर मेमोरी है, ये बहुत कम साइज़ की होती है और बहुत हाई स्पीड की होती है, जिससे इसमें इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं कि अगला इंस्ट्रक्शन क्या आने वाला है, अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन रैम से सीपीयू लेगा, उसका एक प्रेडिक्शन करते हैं। फिर वो वाले इंस्ट्रक्शन एडवांस में ही लाके कैश मेमोरी में रख देते हैं, जिससे अगला इंस्ट्रक्शन जो आना है वो यहाँ पे यूज हो जाए और वहाँ पे न जाना पड़े, रैम के पास टाइम कम बच जाएगा इसमें, क्योंकि रैम में जाने में, एक्सेस करने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा होगा वो टाइम बच जाएगा। तो कैश मेमोरी से मेमोरी स्पीडअप हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। कैश मेमोरी भी कई लेवल के होते हैं, L1, L2, L3, कई लेवल के कैश हैं। सामान्यतः अभी आजकल L1 और L2, कभी कभी जो है L3 भी कई लेवल के होते हैं, बहुत कम स्पेस का होता है। L1 मान लीजिए 256 KB का या 64 किलोबाइट का है, फिर 1 MB का आपका L2 है, या फिर 6 MB या 12 MB का आपका L3 है। इस तरह से हायरार्की बना दी जाती है, और किसी में डेटा, किसी में इंस्ट्रक्शन, इस तरह का भी कैश बना दिया जाता है। डिफरेंट टाइप का कैश, कई लेवल के कैश भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, बस स्पीड अप करने के लिए ही, जिससे स्पीड बहुत फास्ट रहे। और L1 और L2 कैश इनबिल्ट होने आने लगे, मीन्स वो सीपीयू का ही पोर्शन बनाने लगे। इनबिल्ट कैश मेमोरीज L1 और L2 इंट्रोड्यूस हो गए,
CPU का पार्ट हो गए। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कैश मेमोरी को कि मान लीजिए आपका CPU है, ये हमारा CPU का है, माइक्रो प्रोसेसर CPU का कोर है। तो इसी में आपका L1 L2 ये पूरा CPU का कोर है हमारा, L1 L2 इसी के साथ इंट्रोड्यूस हो गए। फिर L3 कुछ जगह L3 भी इंट्रोड्यूस हो गया, ये कैश मेमोरी है। फिर जाके हमारा रैम हुआ। तो ये L1 L2 L3 कई लेवल के कैश आने लगे। कैश मेमोरी में भी कई लेवल बन गया कंप्लीट, बस स्पीड अप के लिए। L1 मान लीजिए कि 64 KB का है, ये 1 MB का है, ये 6 MB का है, इस तरह से कई लेवल का। रैम आपका 1 GB का है, 2 GB का है, अभी तो और ज़्यादा एडवांस आ गए हैं, तो रैम 6 GB 8 GB इस तरह के आ रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये पूरा जो सेटअप है हमारा कंप्लीट, ये वाला हायरार्की। तो ये CPU और रैम के बीच में कैश मेमोरी इंट्रोड्यूस हो गई है। कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन रैम एंड CPU टू स्पीड अप द मेमोरी ऑपरेशन प्रोसेस, मेमोरी ऑपरेशन को स्पीड अप करने के लिए। अभी जो i7 इंटेल i7 माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें L3 भी इनबिल्ट हो गया है, मीन्स वो CPU का ही पोर्शन है। तो इनबिल्ट होने से ये फायदा है कि अलग से सिस्टम बस के थ्रू हम कैश मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। L1 L2 को इसी का पार्ट हो गया है, इसी के चिप पर ही, जिस माइक्रो प्रोसेसर की चिप है उसी वो भी इनबिल्ट हो गया है, L1 L2 भी। तो स्पीड बहुत बढ़ जाती। रजिस्टर इसी के पार्ट थे, L1 L2 भी उसी का इनबिल्ट हो गया, तो स्पीड बहुत फास्ट हो गया। जब ये रैम जो होगा सिस्टम बस के थ्रू एक्सेस होगा, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस के थ्रू, तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा, एड्रेस एक्सेस करेंगे। इसमें इनबिल्ट है तो और टाइम बचेगा, और फास्टर हो जाता है इसमें। और L3 बाहर होता था, अलग तरह का कैश होता था, लेकिन अभी आजकल i7 में का जो इंटेल i7 का माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें L3 भी इनबिल्ट आने लगा। तो अभी और भी ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहा है कि ये भी इनबिल्ट हो गया तो और भी स्पीड अप हो गया। अब आइडिया इज़ दैट कि हम जो रैम में ढूंढने जाएंगे, जो भी रेफरेंसेज मेमोरी के आए हैं, वो मैक्सिमम टाइम कैश मेमोरी में मिल जाए। कैश मेमोरी मिल जाएगा तो उसे कैश हिट बोलते हैं, और जब ना मिले तो उसे कैश मिस बोलते हैं, मतलब मिला या नहीं मिला। जितनी बार CPU रेफरेंसेज जनरेट हो गए, कैश में मिल गया तो टाइम बच गया, रैम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रैम का ही होगा, या अपना स्वैपिंग बार बार होता रहेगा। कि ये प्रेडिक्शन होता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लोकलिटी ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर अभी ये वाला इंस्ट्रक्शन हुआ है तो अगला ये होगा, या टेम्पोरल, स्पेशियल, कई तरह की लोकलिटी होती है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम इसमें डिटेल नहीं अभी बताना चाह रहे हैं। अभी हम बस ये बता रहे हैं कि ये ऐसे प्रेडिक्शंस किए जाते हैं जिससे जो रैम में जो रेफरेंसेस जनरेट होने वाले हैं अगले इंस्ट्रक्शन से, अगला डेटा चंक ऑफ डेटा यूज हो रहा है जो रैम में होता, उसको हम ऑलरेडी L3 L1 L2 में ला कर रख देते हैं, जिससे CPU उसको एक्सेस कर लेता है, स्पीड बढ़ जाता है, रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रैम से डेटा बार बार आता रहता है, स्वैपिंग होती रहती है, और इधर CPU रेफरेंसेस से जनरेट होता रहता है। तो ये हिट रेशियो जो अचीव करते हैं 90% से ऊपर करते हैं, 95%, 98, 99। जिस तरह की प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है कैश का, तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, और स्पीड अप बढ़ाने का ही काम है इसका, कैश मेमोरी का। तो ये भी मेन मेमोरी में होता है। रैम आपका रीड राइट मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ये कंप्लीट है। अब रोम है रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल होने का मतलब ये है कि जब तक पावर ऑन है, पावर है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम में वैल्यूज हैं, पावर जाते ही रैम में कुछ नहीं है, तो रैम पूरा खाली बर्तन है। जब ज़रूरत पड़ी, यूज किया गया, प्रोग्रामिंग पूरा रन हुआ, कंप्यूटर चला जब तक, तब तक रैम में डेटा है। जब कंप्यूटर शट डाउन हो गया या फिर बंद हो गया तो रैम खाली। रैम का बस उतना रोल है। और जब भी जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन रन कराने होते हैं उससे रैम में आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका रैम में? बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला इंस्ट्रक्शन, इसी को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग वाला पोर्शन हम अभी डिस्कस करेंगे किसी दिन और डिटेल में। तो रोम से वो वैल्यूज रैम में आ जाती हैं, बायोस से होता है। फिर उसके बाद ये सब पूरा सेटअप होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है, कैश मेमोरी, रैम और रोम, ठीक है। मेन मेमोरी इसको बोलते हैं जो CPU से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं, ये इसका रोल होता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया। सेकेंडरी स्टोरेज को बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं, या बैकअप मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम आपके स्टोर करके रखे रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली रैम में इंस्टेंटली भी रन हो सकता है प्रोग्राम। बिना हार्ड डिस्क के भी कंप्यूटर होते थे, और बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर पे लोग काम भी किए हैं। पुराने कंप्यूटर Tandy जो X486 का माइक्रो प्रोसेसर होता था, उसमें हार्ड डिस्क होता ही नहीं था, सीधे सीधे ही इंटरप्रेटर पे
वर्क होता था कंप्लीट। पुराने कंप्यूटर ऐसे थे कई प्रोग्रामिंग में जिसमें हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज कुछ नहीं होता था, डायरेक्टली इंटरप्रेटर होता था या इंस्टॉल होता था, कोई ज़रूरत ही नहीं है सेकेंडरी की, तो रैम से ही डायरेक्ट होता था। लेकिन स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, उसे स्टोर करके रखे रहेंगे, तो सेकेंडरी बेसिकली इसीलिए है कि इसमें ऑलरेडी स्टोर प्रोग्राम्स होंगे, सब होगा पहले से, तो वो चीज़ रैम में लोड होगी और फिर यहाँ से एक्सेस करता रहेगा। तो ये पोर्शन होगा, तो ये सेकेंडरी वाला बैकअप का है। या फिर आउटपुट भी रैम के बाद हम आउटपुट परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो वो रैम में इसमें स्टोर कर लेंगे, लाइट चली जाएगी तब भी रहेगा हमारा। तो सेकेंडरी स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ड डिस्क, जो कि मैग्नेटिक डिस्क जिसको बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल भी आता है और इंटरनल हार्ड डिस्क रहता है, ये उसमें कंप्लीट मदरबोर्ड, उसमें सीपीयू कैबिनेट में ये होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्टोरेज में। फिर मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडी, डीवीडी ये सब आ जाता है, इसको भी परमानेंटली स्टोर करते हैं। और इसके बाद ब्लू रे डिस्क भी है ये एडवांस डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क जो कि ऑब्सोलीट है, अब यूज ही नहीं होता है, ओल्ड फैशन है, 2000 के बाद से ही धीरे धीरे आउट ऑफ मार्केट है, अब है ही नहीं, बहुत कम स्टोरेज था इसमें और सब था पुराना है। पेन ड्राइव आ गया, ये भी यूज है। मेमोरी कार्ड भी हो गया इसमें। मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप को कई बार टर्शियरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो कभी कभी मैग्नेटिक टेप को टर्शियरी, क्योंकि ये लिगेसी डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कई बार पूरा बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले या इस तरह किसी कंपनी वाले क्या करते हैं, कॉर्पोरेट वाले, कि पूरा 1 ईयर का जितना एनुअल डेटा उनका है मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रख देते हैं, पूरा साल भर का एनुअल डेटा। तो ये टेराबाइट्स में मेमोरी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और पूरा डेटा साल भर का उनका, पूरे कंपनी का, बैंकिंग का, मान लीजिए इंश्योरेंस का पूरा डेटा एक साथ करके इसमें मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रख दिया। फिर जब जरूरत होगी, हिस्टोरिकल डेटा है वो, फिर अगले साल कैसे रखेंगे, ऐसे स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्लीट, इसलिए इसे टर्शियरी केमिकल बोलते हैं। अब नया चीज़ और है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज तब है, ये सब अभी तक जितने स्टोरेज थे यहाँ मैग्नेटिक टेप तक, पेन ड्राइव तक, मेमोरी कार्ड भी है, ये सब पूरे कंप्लीट स्टोरेज थे जब स्टैंड अलॉन कंप्यूटर पे हम यूज कर रहे हैं, अकेला अकेला कंप्यूटर है तब यहाँ तक चलेगा। लेकिन अभी अकेला अकेला कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड हो गया, बाहरी दुनिया से भी कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, इट मीन्स टू से। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्लाउड का, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि वो ऐसा स्टोरेज है, एक सर्वर है जो दूसरे गूगल का या फिर और भी जितने भी क्लाउड के स्टोरेज हैं, गूगल ड्राइव हो या फिर और सब है, आपका ड्रॉप बॉक्स है, और सभी के जितने भी फ़ोन, स्मार्टफोन्स आते हैं उनका भी क्लाउड स्टोरेज है उसमें, चाहे शियोमी का हो, चाहे आपका सैमसंग का हो, सभी मोबाइल के साथ आज क्लाउड स्टोरेज है आजकल। तो वो स्टोरेज रिमोट जो डेटाबेस है, रिमोटली हमारा स्टोर्ड होगा, हमें जब जरूरत होगी हम उसे एक्सेस कर लेंगे बाय मीन्स ऑफ द इंटरफेस प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। हमारा इंटरफेस होगा जिसके थ्रू इसे करेंगे और तुरंत ही इसे एक्सेस करना बहुत आसान होता है कंप्लीट, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ, एनी वेयर ऐसे एक्सेसिंग कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज से, ठीक है। लेकिन इन सब में बहुत सावधानियाँ रखनी होती हैं, कोई डेटा ऐसा ना हो। पब्लिकली हम शेयर भी कर सकते हैं इसे, या फिर प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं, जो क्लाउड स्टोरेज में है दूसरा कोई भी यूज़ कर सकता है। तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर के लिए नहीं है। इट इज़ यूज्ड व्हेन कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो कनेक्टेड होना दैट इज स्मार्ट डिवाइसेस के लिए यूज होता है, जब कनेक्टेड होगा तब क्लाउड होगा, अदरवाइज ये सब पूरे स्टोरेज होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज आपका होता है जो कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर से हम कनेक्ट करते हैं जिनका खुद का स्टोरेज भी होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या फिर कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो कि हम कंप्यूटर से एम्बेड करते हैं, तो उनका खुद का स्टोरेज होता है, तो वो भी स्टोरेज में ही या मेमोरी यूनिट का ही पोर्शन है। स्टोरेज ही है तो मेमोरी हो गया, तो उसका भी स्टोरेज होता है। तो रिमोट स्टोरेज उसे बोलेंगे, वहाँ से वैल्यूज को एक्सेस करके यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये सब है, और ये सब अभी हम फिर और डिटेल में भी रैम रोम के और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट सेटअप मिला के जब ये पूरा बन जाता है तो एक हिरार्की बन जाती है मेमोरी की। और तो चलिए अभी मेमोरी हिरार्की के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इन सब की डिटेल में और सब डिस्कस करेंगे। तभी हम हिरार्की के बारे में आपको डिस्कस करते हैं, मेमोरी हिरार्की है क्या। हेलो, तो मेमोरी यूनिट के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट है आपका मेमोरी हिरार्की। जब ये डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हो गई कंप्लीट, सबका अलग अलग पर्पज़ है सभी मेमोरीज का, तो उनका लेबल, डिफरेंट लेबल्स मेमोरी का बना जिसको मेमोरी हिरार्की बोला गया। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, या फिर उसके बाद डायरेक्टर हुआ, फिर इंजीनियर हुआ, फिर सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर के बाद वर्कर हुए। तो ये पूरा जो हिरार्की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिस तरह से सेम वे में मेमोरी का भी एक हिरार्की बनता है कि कौन हाईएस्ट लेवल पे है। और
मेमोरी को अगर हम सेटअप करके रखें, किस तरह से क्या कैटेगरी उनकी बनती है, तो डिफरेंट लेवल्स उनके जो बनते हैं उन्हीं को मेमोरी हायरार्की बोलते हैं कंप्लीट। तो मेमोरी हायरार्की में शुरू के जो आपके हैं सीपीयू रजिस्टर सबसे ऊपर होता है, सबसे हायरार्की में सबसे हाईएस्ट, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले उसी से इंटरेक्ट करेगा, सीपीयू रजिस्टर। और उसके बाद सेकंड में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो आपकी रैम रोम और नहीं कैश मेमोरी आएगा, कैश मेमोरी के बाद फिर आपका रैम रोम होगा, क्योंकि सीपीयू के बाद तुरंत बाद कैश मेमोरी होता है, रैम और सीपीयू बीच होता ही है, उसके बाद फिर रैम रोम होता है, ठीक है, मेन मेमोरी पोर्शन। तो ये तीनों पोर्शन ऊपर के सेमी कंडक्टर मेमोरीज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद वाली सेकेंडरी मेमोरीज हैं मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब पोर्शन आपका हो गया, और पेन ड्राइव वगैरह सब मेमोरी कार्ड इसी में आ जाएगा। देन मैग्नेटिक टेप टर्शियरी जो मेमोरी होती है वो भी सेकेंडरी की कैटेगरी में रखा जाता है, ये हिस्टोरिकल डेटा के लिए। तो एक हिरार्की बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो ये हमने जो पिरामिड ये बना दिया है, इस पिरामिड में आप देख सकते हैं कि ऊपर बहुत कम है स्पेस, इसमें ज़्यादा है, तो स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से है बेसिकली। तो अगर हम हिरार्की जो बनती है ये, इसके लिए 3 क्राइटेरियाज हैं। पहली क्राइटेरिया होती है कॉस्ट पर बिट, मीन्स सबसे अधिक कॉस्ट होती है रजिस्टर्स की, सबसे कम होती है मैग्नेटिक टेप की। कास्ट का मतलब ये नहीं है कि कास्ट, जैसे आप पता चला कि एक हार्ड डिस्क परचेज कर रहे हैं, वो 4000 रुपीज़ का है, और एक आपने रैम परचेज किया वो 3000 का है, तो हार्ड डिस्क की कीमत ज़्यादा हो गई, रैम की कम हो गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि रैम का साइज़ भी तो कम होगा, हार्ड डिस्क आपने ज़्यादा कैपेसिटी का लिया होगा। तो कास्ट का मतलब कास्ट पर बिट, बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, पर बिट जो कास्ट होगी वो कैलकुलेट करने की बात है। तो सबसे अधिक पर बिट कास्ट रजिस्टर्स की होती है, फिर मेमोरी कैश मेमोरी की, फिर प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम रोम की होती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क का, फिर सबसे कम होता है मैग्नेटिक टेप का। तो कास्ट पर बिट के हिसाब से एक हिरार्की बनती है, ये हायर साइड इधर है, लोअर इधर। सेकंड है एक्सेस स्पीड, सबसे अधिक फास्टेस्ट मेमोरी आपके रजिस्टर है, फिर कैश है, फिर प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी वाली रैम रोम है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क वाली मेमोरीज हैं, फिर सबसे आपका एक्सेस सबसे स्लोवेस्ट जो है आपका मैग्नेटिक टेप है, सिक्वेंशियल एक्सेस होता है उसमें कम्प्लीटली। और स्टोरेज कैपेसिटी वाइज जाएंगे तो फिर सबसे कम कैपेसिटी रजिस्टर की है और सबसे अधिक मैग्नेटिक टेप की। तो इन तीनों के बेसिस पे पूरी मेमोरी हायरार्की बनती है, जो कंप्लीट मेमोरी है उसकी हायरार्की जो बनती है इन तीनों को कंप्लीट कवर करके बनती है। तो आज का जो मेमोरी यूनिट का हमारा डिस्कशन रहा, स्टोरेज यूनिट का जो डिस्कशन था, अभी के लिए यही। अब फिर हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम के डिटेल में, या फिर सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या है और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए यहीं पे अपना स्टॉप करते हैं। थैंक यू।